दोस्तों, कभी सोचा नहीं था ये अंजाम इतना जल्दी होगा। कभी सोचा नहीं था कि अंजाम इतना जल्दी होगा। वो भी एक वक्त था और ये भी एक वक्त है। वो वक्त था रेट ऑफ रिएक्शन को जानने का। आज वक्त हुआ है हमारी इस प्यारी सी मुलाकात में जीरो ऑर्डर रिएक्शन को पहचानने का। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन को पहचान लेंगे तो उससे रिलेटेड काफी सारे फॉर्मूलाज होंगे, ठीक है, जिनको अप्लाई करने से क्वेश्चंस में हम यार काफी कम टाइम में ही आंसर तक पहुंचने की कोशिश भी कर रहे होंगे। जी हाँ, आज की प्यारी मुलाकात में जीरो रिएक्शन को जान रहे होंगे और खूब सारे क्वेश्चंस की साथ मिलकर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। उम्मीद है आप भी मेरा साथ देंगे। उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं और नोटबुक और पेन लेकर बैठे हैं। मैं भी बिल्कुल बिंदास हूँ आप लोगों की तरह, और मैं भी खूब सारी मेहनत करूंगा। और एक छोटा सा सरप्राइज आपको कल मिलने वाला है, जिसके बारे में आज ही बता दूं। जो कम्युनिटी पोस्ट मैंने किया है उसमें काफी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं कि क्या होना चाहिए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो प्लीज आप रिप्लाई कीजिएगा। अभी तक आपने रिप्लाई नहीं किया है तो रिप्लाई कीजिएगा। उससे रिलेटेड कल आपको एक वीडियो मिल रही होगी जिसमें सरप्राइज रिवील होगा, ठीक है। उम्मीद है आप जल्दी से वहां जाएंगे और अपनी राय जरूर पेश करेंगे। आप सभी के कमेंट्स को मैं देख रहा हूं, तो करें स्टार्ट फिर। आप सभी का इस प्यारे से सेशन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। ये खास मुलाकात हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड होनी है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हम बात करने वाले हैं। जीरो ऑर्डर में देखिए, हम पहले जानेंगे किस रिएक्शन का ऑर्डर जीरो होगा। जब हम रेट लो लिख रहे होंगे तो रिएक्शन की जो रेट है कंसंट्रेशन से अगर इंडिपेंडेंट मिल रही हो, ए रिएक्शन इज सेड टू बी जीरो ऑर्डर व्हेन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्शन की रेट कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो तो ऐसे केस में रिएक्शन का ऑर्डर क्या कहलाएगा? जीरो। तो देखिए, अगर हमारे पास रिएक्शन कुछ इस प्रकार से है, R gives us P। अगर हमारे पास रिएक्शन इस प्रकार से है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, रिएक्शन कुछ इस प्रकार से हमारे पास है, ठीक है। और रिएक्शन की रेट हमें लिखनी है, रेट इंस्टेंटेनियस हमें यहां पर एक्सप्रेस करनी है। तो इंस्टेंटेनियस रेट होगी माइनस डी कंसंट्रेशन R बाय dt। ये रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट है, हाँ, माइनस डी कंसंट्रेशन R बाय dt रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट है। और ये रिएक्शन की रेट भी है क्योंकि कोफिशिएंट यहां पर यार 1 है। और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ P प्लस डी कंसंट्रेशन P बाय dt, कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना होगा, यही रेट ऑफ रिएक्शन होगी। रेट को लिखने का ये अंदाज आप देख चुके हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में रेट कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट कैसे है? देखिए, रेट लो से आप लिखेंगे तो ये वाली बात आपको समझ आएगी। रेट लो क्या कहता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में? अगर इसका रेट कांस्टेंट K है तो देखना कंसंट्रेशन R रेज टू पावर क्या मिल रही होगी? जीरो। खोपड़िया में जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर इस रिएक्शन का जीरो है। अगर इसकी खोपड़िया में यहां जीरो मिल रहा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है ऑर्डर इस रिएक्शन का जीरो है। ऑर्डर इज जीरो। आई होप ये पॉइंट आपको भी क्लियर हो गया है। आई होप ये वाली बात आप भी समझ गए हैं। अगर ये वाली बात आप समझ गए हैं तो देखिए इसके बाद ये जो माइनस डी कंसंट्रेशन R बाय dt इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन R रेज टू पावर जीरो है। इसमें कंसंट्रेशन R रेज टू पावर जीरो तो गायब हो जाएगी क्योंकि 1 है। K इंटू 1 K ही हुआ। तो इसको अगर हम अलग निकाल लें, माइनस डी कंसंट्रेशन R बाय dt इज इक्वल टू K, इसको हमने अलग निकाल लिया। अब देखना K के साथ dt मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस डी कंसंट्रेशन R इज इक्वल टू K इंटू dt। कुछ हमें ऐसा मिल रहा है। दोनों तरफ हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना, दोनों तरफ हमें इंटीग्रेट करना है। और हम यार कंसंट्रेशन के वेरिएशन की बात कर रहे होंगे, 0 से t इस टाइम इंटरवल में बात कर रहे होंगे। 0 टाइम पर रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन रही होगी दैट इज R0। टाइम बीता है, रिएक्टेंट कंज्यूम हुए हैं, तो T टाइम पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मिल रही होगी दैट इज RT। T टाइम पर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन मिल रही होगी दैट इज RT। मतलब
टाइम 0 से टी हुआ, टाइम 0 से कितना हुआ, टी हुआ। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की आर नोट से कितनी हुई, टाइम 0 से टी हुआ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आर नोट से आर टी हो गई। इनिशियल कंसंट्रेशन आर नोट है, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो गई, आर टी। हाँ, डिक्रीज होगी भैया, रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। टाइम बीतेगा, खटाक 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 रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे होंगे, प्रोडक्ट बन रहा होगा। बोलो ये वाली बात क्लियर है क्या? तो ये बिल्कुल लिमिट हमने सही अंदाज में यहां पर लगा दी है, लिख दी है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इंटीग्रेशन के बारे में आपको ये तो पता होगा ही, इंटीग्रेशन dx क्या होगा, लिमिट हो यहां पर कुछ, ठीक है, x होगा, ठीक है, और इंटीग्रेशन dt क्या होगा, t होगा। ये प्रॉपर्टी तो आप जानते ही हैं, ठीक है। अगर आप ये प्रॉपर्टी जानते तो इंटीग्रेशन डी कंसंट्रेशन r क्या होगा, कंसंट्रेशन r होगा, माइनस साइन है ही, इनको अप्लाई कर लो, माइनस साइन यहां है ही, तो माइनस कंसंट्रेशन r, डी कंसंट्रेशन r का इंटीग्रेशन ये मिल रहा है। और लिमिट की बात की जाए तो लिमिट मिल रही है r नोट से rt, लिमिट मिल रही है r नोट से rt। राइट साइड देखिए, राइट साइड देखिए, k कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t होगा, k कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t होगा, टाइम 0 से t, टाइम 0 से t, टाइम 0 से t, कोई डाउट इसमें? अब क्या करना होगा, अपर लिमिट डालनी होगी माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट डालनी होगी, ठीक है, माइनस साइन यहां है, अपर लिमिट डालनी होगी, माइनस फिर लोअर लिमिट डालनी होगी, इज इक्वल टू के इंटू अपर लिमिट डालनी होगी, माइनस फिर लोअर लिमिट डालनी होगी, ऐसा करना होगा। अब देखिए ब्रैकेट को कर दें ओपन और इस माइनस साइन को अंदर ले जाए तो यहां से क्या मिलेगा, आर नोट माइनस आर टी इज इक्वल टू के टी। अरे वाह, ये तो एक शानदार चीज हमारे सामने आ गई है। हाँ, एक गजब का फॉर्मूला है जो जीरो रिएक्शन की पूरी कहानी आपको बयां कर रहा होगा। किसी टाइम टी पर रिएक्टेंट की अगर आप कंसंट्रेशन पता करना चाहेंगे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर रिएक्टेंट की क्या कंसंट्रेशन है, दैट कंसंट्रेशन इज आरटी। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, टी टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये होगी आरटी। ये कंज्यूम होने वाली कंसंट्रेशन नहीं है, ये वह कंसंट्रेशन है जो उस टाइम टी पर है। आइए इस बात पर जोर डालें, काफी सारे स्टूडेंट्स को ढेर सारे कंफ्यूजन होती है, आपको कंफ्यूजन ना हो यही तो हमारा मकसद है। बिल्कुल आपका काम मैं आसान बना दूं, यही तो मेरा काम है। आर गिव्स अस पी, ध्यान से देखना मजा आएगा आपको। आर गिव्स अस पी, ये रिएक्शन है। T इज इक्वल टू 0 पर जैसा कि मैंने आपको बता दिया रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन R नोट है, T इज इक्वल टू 0 टाइम है, R नोट कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट नहीं बना तो 0 कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की मिल रही है। एट एनी टाइम T क्या होगा, एट एनी टाइम T, एट एनी टाइम T, ये जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आर नोट है यहां से डिक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, यहां से ये डिक्रीज होकर आरटी हो जाएगी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहां से आर नोट से डिक्रीज होकर आरटी हो जाएगी, ठीक है। कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की ये डिक्रीज हो रही होगी, यहां से डिक्रीज हो रही होगी, और अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 से इंक्रीज हो रही होगी। हाँ 0 है, अब ये इसमें तब्दील हुआ, अरे कुछ तो बना, अरे बाबा कुछ तो बना। अगर ये बना, ये आरटी मान लिया कंज्यूम होने के बाद आरटी बना होगा, आरटी कंसंट्रेशन के साथ मिल रहा होगा, और यहां हम इसको क्या मान ले, क्या बना होगा, इतना बना होगा। ये पीटी कंसंट्रेशन के साथ मिल रहा होगा, इतना बना होगा। मान ले कंसंट्रेशन की टर्म्स में हमने इस प्रकार से आरटी और पीटी इनको एक्सप्रेस कर लिया है टी टाइम पर। अगर हम इस आर नोट को ए लिख लें तो कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। मान लेते हैं एक्स कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई,
यहाँ क्या करना होगा, a माइनस एक्स यही तो लिखना होगा, a माइनस एक्स यही तो लिखना होगा। ठीक है, जितना ये डिक्रीज हुआ उतना ही तो इंक्रीज हुआ। अगर ये एक्स अमाउंट डिक्रीज हुआ तो ये देखिए एक्स अमाउंट बन पाया होगा। जितनी डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन है, जितनी डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन है उतना ही प्रोडक्ट यार बन पाया होगा, उतनी ही कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की मिल पाई होगी। देख लो, जितने डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन है, महसूस करो इस बात को, जितने डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन है उतनी इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन यहां है, हाँ उतनी ही कंसंट्रेशन तो इसकी मिल पाएगी। मतलब बिल्कुल साफ है, मतलब बिल्कुल साफ है। अगर हम यहां पर x निकाल लेते हैं तो इस x के दो मतलब होंगे। x निकाल लेते हैं, x क्या होगी, ये डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगी, पहली बात। दूसरी बात, x निकाल लेते हैं तो ये होगी इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, हाँ ये इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी होगी, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, जो RT है ये a माइनस एक्स के इक्वल है, जो RT है ये a माइनस एक्स के इक्वल है, और a कितना है, a R0 है। तो RT इज इक्वल टू R0 माइनस एक्स, ठीक है ना। ये क्या है, जो RT a माइनस एक्स और a जो है R0 है, तो a को हमने पुट कर दिया R0, और यहां क्या है माइनस एक्स है, यहां क्या है माइनस एक्स है। ठीक है, पीटी निकालना चाहते तो मतलब हम x निकालना चाहते हैं, हमारा मकसद पीटी निकालने का है, मतलब डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड दोनों कंसंट्रेशन हमें मिल जाएगी, मतलब हम पीटी पर कमेंट कर पाएंगे, ये पीटी के इक्वल है। तो यहां देखिए x हमें मिलता है R0 माइनस RT, x हमें मिलता है R0 माइनस RT, x मिलता है R0 माइनस RT, और यार RT तो हमें देखिए यहां से मिल जाएगा। RT क्या है, R0 माइनस KT। RT देखिए, RT को उस तरफ लेकर जाओ, ये माइनस प्लस में तब्दील हो जाएगा, माइनस RT क्या हो जाएगा प्लस RT हो जाएगा, और KT को इस तरफ लेकर आओ, ये प्लस KT है, ये इस तरफ आकर क्या हो जाएगा माइनस KT हो जाएगा। मतलब RT इज इक्वल टू, मतलब RT इज इक्वल टू, RT इज इक्वल टू R0 माइनस KT, RT इज इक्वल टू R0 माइनस KT हो जाएगा। अब देखिए x इज इक्वल टू R0 माइनस साइन, और यहां क्या मिल रहा होगा R0 माइनस KT। अब देखना R0 माइनस R0, R0 से R0 तो कैंसिल हुआ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू KT मिल जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू KT मिल जाएगा। अरे वाह, x निकालने में कामयाब हो गए। जी हां, अगर हम x निकालने में कामयाब हो गए तो एक तीर से हमने दो निशाने लगा दिए। कैसे, अब पूछोगे आप कैसे, ऐसे हमने डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो पता कर ही ली, इसको याद कर लो, डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो पता कर ही ली, पहला निशाना तो ये है, और दूसरा निशाना हमने लगा दिया है, हमने इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को भी जान लिया है, दैट इज पीटी। हमने पीटी को जान लिया, पीटी देखिए x के इक्वल है, और x अगर KT के इक्वल है तो इसका मतलब पीटी इज इक्वल टू KT, पीटी इज इक्वल टू KT। ठीक है, यानी यार हम किसी टाइम t पर अब हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं जो इंक्रीज होकर हमें मिल रही है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट एनी टाइम t, concentration of product at any time t, at any time t। किसी टाइम t पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखने में हम कामयाब हो गए हैं, पीटी लिखने में कामयाब हो गए हैं, किसी टाइम t पर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने में कामयाब हो गए, किसी टाइम t पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखने में कामयाब हो गए। ये रिएक्टेंट की कंज्यूम होने वाली कंसंट्रेशन नहीं है, कंज्यूम होने वाली ये है, डिक्रीज होने वाली ये है, ध्यान रखना है। अगर स्टेटमेंट कुछ ऐसी है, बता दो इतने टाइम के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। अगर सवाल ये है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी डिक्रीज हुई, तो एक्स निकालना है, के को टी से मल्टीप्लाई करना है।
अगर सवाल ये है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी इंक्रीज हुई, इतनी इंक्रीज हुई, यहां जीरो से चलकर हमने बात की है, इतनी इंक्रीज हुई। अगर सवाल ये है किसी टाइम टी पर बता दो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, यार जितनी इंक्रीज हुई उतनी तो है। हाँ, प्रोडक्ट के लिए दोनों ही केस में आंसर क्या आएगा, केटी। कितनी इंक्रीज हुई है, जीरो से चलकर स्टार्ट हुए, पीटी तक पहुंच गए तो इतनी इंक्रीज हुई है। ठीक, कितनी हो गई है भैया, पीटी हो गई, इतनी हो गई है। अगर प्रोडक्ट के लिए क्वेश्चन पूछा गया है तो आंसर यही आएगा, लेकिन रिएक्टेंट के लिए क्वेश्चन पूछा तो देखो, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितने से डिक्रीज हो गई है, तो देखो ये आपके सामने है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर कितनी हो गई है, ये भी आपके सामने। उम्मीद है इतना जोर देने के बाद तो यार आप क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। क्लियर ये बात? तो आरटी और पीटी के ये दोनों ही फॉर्मूला याद कर लो, गजब के फॉर्मूला हैं, क्वेश्चंस में मौज दिला देंगे, मौज हो जाएगी आपकी। अब हाफ लाइफ टाइम की बात कर रहे होंगे। इट इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। It is defined as the time required to reduce concentration of reactant to half of its initial value। वह टाइम जिस टाइम में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आधी रिड्यूस हो जाए, आधी कंज्यूम हो जाए, मतलब आधी रह जाए, हाँ, उस टाइम को हाफ लाइफ टाइम बोलेंगे। मतलब आधी रिड्यूस हो जाए, आधी रह जाए, जो आरटी है ये आपको R0/2 मिल जाए। आधी रिड्यूस हो जाए तो आधी रह जाए। आप इनिशियल कंसंट्रेशन का 50% लेंगे तो यही तो मिलेगा R0/2, है ना। हाफ कंसंट्रेशन यही तो होगी, इनिशियल R0 है बाय 2। इतनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की रह गई है, मतलब इतनी ही कंज्यूम भी हो गई है। क्लियर है? अब एक काम कीजिए, R0 माइनस RT इज इक्वल टू KT। इसमें ये वाली कंसंट्रेशन आप पुट कर दीजिए, आधी कंसंट्रेशन कंज्यूम हो गई है तो आधी रह गई है, इसके कोरस्पोंडिंग जो टाइम है उसको टी हाफ बोल देंगे। टी हाफ और टी 50%, या तो 1/2 लिखिए या 50% लिखिए। तो ऐसे केस में आप टी 50% निकालने में कामयाब हो पाएंगे। R0 माइनस R0/2 ये हो जाएगा R0/2, यही तो होगा। 1 में से हाफ को माइनस करोगे तो हाफ ही तो बचेगा। तो यहां से देखिए T1/2 और T50% इज इक्वल टू, इसको यहां डालने के बाद ये मिलता कितना, ये मिलता है R0/2 के, ये R0/2 के मिलता है, ये R0/2 के मिलता है, ये R0/2 के मिलता है। बोलो कहानी क्लियर कि नहीं है? क्लियर होनी चाहिए। अब चलिए, क्या पता क्वेश्चन में T50% के अलावा T30%, T40%, T90%, T85%, T75% ऐसा कुछ पूछा हो तो आप क्या कर रहे होंगे, है ना। कोई और टाइम अगर आपको फाइंड करना होगा, अदर टाइम आपको फाइंड करना होगा, हाफ लाइफ के अलावा कोई और टाइम अगर आप फाइंड करना चाहेंगे, जैसे T30% फाइंड करना हो, T30% अगर आपको फाइंड करना हो तो देखना R0 माइनस 30% कंज्यूम हुआ, यही तो मतलब हुआ। T30% का मतलब 30% अमाउंट कंज्यूम हो जाए, 30% कंसंट्रेशन यूज हो जाए, कितनी बची होगी 70%। हाँ, 30% कंज्यूम होने पर 70% कंसंट्रेशन रही होगी। तो R0 में से RT माइनस किया तो जो RT है, बची हुई जो कंसंट्रेशन है T30% के लिए, जब ये 30% कंज्यूम हुआ तो बची हुई कंसंट्रेशन 70% होगी। हाँ, 30% कंज्यूम हुआ तो 70% लेफ्ट होगी कंसंट्रेशन, तो 70 इंटू R0/100 ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन आपको मिल रही है। ठीक है, इज इक्वल टू KT, जहां हम T30% अब फाइंड करना चाहते हैं। 30% अगर ये कंज्यूम हुआ तो 70% बचा होगा। हाँ, रिएक्टेंट इतना ही तो बचा होगा। तो भैया यहां से T30% हम फाइंड कर लेंगे। T30% कितना मिल रहा होगा, देखिए 0.3 R0/K, 0.3 R0/K।
0.3 R0/K, इतना मिल रहा होगा T30%। ठीक है, याद नहीं करना है इसको, कहीं याद करने बैठ जाओ, सब याद थोड़ी करना है, कितना याद करके चले जाओ, इतना ही बस याद रखना आपको। T50% याद कर लो, इतना काफी। ये तो यार ये फॉर्मूला ही तो लगाना है। अब कई बच्चे कहीं गलती हो जाएगी, और प्रैक्टिस कर लो, गलती नहीं होगी। जैसे T75% फाइंड करना, तो बचा कितना होगा? T75% फाइंड करना तो 25% ही तो बचा होगा। अरे 75% अगर कंज्यूम हुआ तो 25 ही तो बचा। T75% फाइंड करना है, जब रिएक्शन 75% कंप्लीट हो जाए तो 25% ही तो रिएक्टेंट बचा होगा। तो यहां क्या आएगा? 25 इंटू R0/100, 25 इंटू R0/100, ठीक है, इज इक्वल टू K इंटू T75%। 75% अगर ये कंज्यूम हुआ तो 25% बचा। यहां रिमेनिंग कंसेंट्रेशन आती है, कि मतलब जो कंज्यूम होने के बाद जो कंसेंट्रेशन मिलती है वो आती है। 75% कंज्यूम होने के बाद 25% ही तो बचा है। इनिशियल कंसेंट्रेशन का 25% आप लेंगे तो इतना ही तो मिलेगा। अब देखिए, यहां से अगर हम T75% लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 0.75 R0/K। हाँ, ये मिल रहा होगा। बोलो, क्लियर हुई बात? हाँ, इसको याद नहीं करना, लेकिन वैसे देखना चाहो, यहां 30 है तो 0.3, ये 75 है तो यहां क्या मिल रहा है? 0.7। 50 है तो क्या मिल रहा होगा? 0.5 मिल रहा होगा, जो कि 1/2 है। ठीक है, गलती से याद हो गया तो बात अलग है। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए T8/9 निकालना है, क्या निकालना है? 8/9 पार्ट अगर इसका कंज्यूम हो जाए तो इसके कोरस्पोंडिंग टाइम निकालना, तो R0 माइनस R0 इंटू 1/9 है ना। 1/9 पार्ट बचा हो, 8/9 पार्ट कंज्यूम हो गया हो तो 1/9 पार्ट बचा होगा, इज इक्वल टू K इंटू T8/9। हाँ यार, एक बात बताएं, अगर 8/9 पार्ट कंज्यूम हो गया तो रिमेनिंग कितना होगा? 1/9 ही तो होगा, ये रिमेनिंग होगा। इतनी कंसंट्रेशन, इतना टाइम्स कंसंट्रेशन क्या होगी? रिमेनिंग होगी। ठीक है, तो इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे तो उसमें क्या मिस्टेक हो सकती है, मैंने बता दिया कि हाँ, कंज्यूम होने वाले कंसंट्रेशन नहीं है रे बाबा, यहां कंज्यूम होने वाली कंसंट्रेशन नहीं, बल्कि कंज्यूम होने के बाद जो कंसंट्रेशन रही होगी टी टाइम पर, वो वाली कंसंट्रेशन है। 8/9 पार्ट कंज्यूम हुआ तो 1/9 पार्ट बचा। हाँ, बची हुई कंसंट्रेशन की बात करनी है। 30% कंज्यूम हुआ तो 70% बचा, तो इसके 70% की बात करनी है। 75% कंज्यूम हुआ तो 25% बचा। बची हुई कंसंट्रेशन, बचे हुए अमाउंट को यहां हमें एक्सप्रेस करना होगा। चलिए भैया, हाफ लाइफ टाइम का ये फॉर्मूला याद कर लिया R0/2 के, और ये फील कर लिया हमने हाफ लाइफ टाइम। देखना, इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड मिल रहा है, इसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड मिल रहा है। अब हम बात कर रहे होंगे सक्सेसिव हाफ लाइफ की, वन आफ्टर अनदर, है ना। हाफ लाइफ टाइम वन आफ्टर अनदर इज कॉल्ड सक्सेसिव हाफ लाइफ। हाफ लाइफ वन आफ्टर अनदर, है ना, एक के बाद एक, इज कॉल्ड सक्सेसिव हाफ लाइफ। सक्सेसिव हाफ लाइफ। दिवाली के टाइम जो पटाखे छोड़ते हैं, जो एक के बाद एक लगे हों, ठक 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 ऐसे, है ना, लाइन में लगे हों, उसी प्रकार से एक के बाद एक हाफ लाइफ, है ना। किस प्रकार से? इस प्रकार से लाइन में, कैसे? R0 से R0/2 हुई कंसंट्रेशन, पहला हाफ लाइफ। R0/2 से R0/4 हुई कंसंट्रेशन, दूसरा हाफ लाइफ। R0/4 से R0/8, फिर 50% कंज्यूम हो गया। R0/8 से R0/16 हुई कंसंट्रेशन, ठीक है ना। हाँ, ये कंसंट्रेशन की बात की है।
कहानी क्लियर है? एंड सो ऑन, इस प्रकार से, इस प्रकार से। बोलो बोलो बोलो। अब देखिए, ये पहला हाफ लाइफ, ये दूसरा हाफ लाइफ, ये तीसरा हाफ लाइफ, ये चौथा हाफ लाइफ, और ये कहानी हो गई एक के बाद एक हाफ लाइफ की, सक्सेसिव हाफ लाइफ की हम बात कर रहे हैं। कौन सी कहानी हुई? सक्सेसिव हाफ लाइफ की हम बात कर रहे हैं, ये कहानी होगी। अब देखिए, अगर पहला हाफ लाइफ कैपिटल टी है, ये जो टी हाफ का फॉर्मूला आपने देखा, ये टी हाफ का फॉर्मूला आपने देखा, इससे जो वैल्यू मिलती है टी मिलती है। तो बताओ दूसरा हाफ लाइफ कितना मिल रहा होगा? देखिए, जो पहला हाफ लाइफ है T1/2, जिसको टी मान लिया, ये R0/2 के इक्वल है। मतलब ये जो हाफ लाइफ टाइम है, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद इनिशियल कंसंट्रेशन। ये इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड मिल रहा है। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो गई है तो हाफ लाइफ टाइम भी देखना हाफ हो जाएगा। 4 टाइम्स हो गई है ना, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ 4 टाइम्स हुई नहीं है 1/4 टाइम्स हुई है, तो देखिए कितना हो जाएगा, T/4। 1/8 टाइम्स है, तो ऐसे केस में T/8 एंड सो ऑन। अरे वाह, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको हाफ लाइफ टाइम मिल रहा है। इसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि के की वैल्यू तो पूरी रिएक्शन के केस में क्या होगी, सेम होगी। के तो सेम होगा, ये तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता ही नहीं। लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं, लास्ट लेक्चर में, जो कि रेट लॉ का थ्योरी पार्ट था, उसमें देख चुके हैं जो के है ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा, लेकिन हाफ लाइफ तो कर रहा होगा। यहां से अगर मान लें ये प्रोसेस स्टार्ट हुई, इसको एक स्टेप मान लें, तो यहाँ R0/2 है, तो यहाँ R0/2 आएगा। मतलब जो पहले R0 के केस में कैपिटल टी मिल रहा था, अब क्या हो जाएगा, T/2 हो जाएगा। ये R0/4 है तो T/4, R0/8 है तो T/8। अरे वाह, ये तो शानदार अंदाज में हमने सक्सेसिव हाफ लाइफ टाइम की बात कर ली है। अब हम कुछ इंपोर्टेंट ग्राफ को जान रहे होंगे। कैसे? देख लो, एक ग्राफ तो हम ये जान रहे होंगे, -d कंसंट्रेशन R/dt। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में ग्राफ की बात करनी है। -d कंसंट्रेशन R/dt वर्सेस कंसंट्रेशन R ग्राफ को अगर प्लॉट किया जाए तो प्यारे बच्चों, -d कंसंट्रेशन R/dt इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन R⁻⁴ कुछ ऐसा है। हाँ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से जो रेट है ये इंडिपेंडेंट होगी, खोपड़िया में 0 है, तो कंसंट्रेशन कुछ भी हो, इसकी वैल्यू देखना रेट कांस्टेंट के इक्वल है, ये कांस्टेंट है। अगर इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, अगर इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो देखिए, अगर इसकी वैल्यू कांस्टेंट है तो इस प्रकार का ग्राफ हमें मिल रहा होगा। अगर इसकी वैल्यू रेट कांस्टेंट के इक्वल है तो इस प्रकार का ग्राफ हमें मिल रहा होगा। सिमिलर ग्राफ हमें यार इस केस में भी मिल रहा होगा, +d कंसंट्रेशन P/dt, d कंसंट्रेशन P/dt वर्सेस कंसंट्रेशन R, ये वाला ग्राफ हमें करना हो ड्रॉ, तो ऐसे केस में देखना, ये जो -d कंसंट्रेशन R/dt के इक्वल है, -d कंसंट्रेशन R/dt प्रोडक्ट के लिए बात की जाए तो +d कंसंट्रेशन P/dt के इक्वल होगा, और ये देखिए k इंटू कंसंट्रेशन R⁻⁴ के इक्वल होगा। मतलब ये भी कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट के इक्वल है। अगर ये भी कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट के इक्वल है, तो अरे वाह, ग्राफ ऐसा मिल जाएगा। वाह, यहां देखिए, जो कांस्टेंट वैल्यू है ये k के इक्वल होगी, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये k के इक्वल होगी। क्लियर है बात? कहानी क्लियर हुई? चले आगे, फिर मस्ती के साथ खूब सारी पढ़ाई हमें करनी है, आगे चलना है, खूब सारे ग्राफ की बात करनी है, ढेर सारे ग्राफ की बात करनी है। कुछ ग्राफ की हमने यहाँ बात कर ली है, कुछ ग्राफ की यहाँ कर लेंगे, आगे भी कुछ ग्राफ की बात कर रहे होंगे ठीक है, तो देखिए, अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है कंसंट्रेशन R वर्सेस T, RT वर्सेस T।
ये ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। देखिए कंसंट्रेशन आर नोट माइनस कंसंट्रेशन आर टी इज इक्वल टू के टी, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो देखिए कंसंट्रेशन आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस कंसंट्रेशन आर नोट, प्लस कंसंट्रेशन आर नोट, ये फॉर्मूला हमारे पास है। क्या किया हमने इसको इस तरफ भेज दिया, प्लस के टी को इस तरफ भेज दिया, तो माइनस के टी मिलेगा, है ना, ये बन रहा होगा। और प्लस आर नोट तो होगा इसके साथ में, हाँ ये तो होगा ही। अब देखिए y इज इक्वल टू, इस प्रकार से टर्म्स को रीअरेंज करने के बाद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की फॉर्म मिल रही है। इसका ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन मिलता है, हाँ ये तो स्ट्रेट लाइन मिलता है, और इसमें y इंटरसेप्ट भी है और स्लोप नेगेटिव है, हाँ स्लोप नेगेटिव है, मतलब टेन थीटा की जो वैल्यू है ये नेगेटिव है। m इज इक्वल टू माइनस के, m इज इक्वल टू माइनस के है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू टेन थीटा, स्लोप नेगेटिव है। मतलब जो थीटा बनेगा स्ट्रेट लाइन का, ये थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होगा। 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो आप बताइए मुझे, स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी, ऐसी होगी। कंसंट्रेशन टाइम के साथ रिएक्टेंट की डिक्रीज होगी, तो यार स्ट्रेट लाइन देखिए ऐसी मिल रही होगी, स्ट्रेट लाइन ऐसी मिल रही होगी। ये देखिए ये y इंटरसेप्ट है, कितना है ये y इंटरसेप्ट r नोट है, ये तो y इंटरसेप्ट है। और यहां देखिए ये जो थीटा है, ये थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है और स्लोप की वैल्यू नेगेटिव मिल रही। थीटा अगर 90 डिग्री से ज्यादा है, स्लोप अगर हमें नेगेटिव मिल रहा है, माइनस के मिल रहा है, तो फिर स्ट्रेट लाइन यही तो होगी। ठीक है, ऐसी स्ट्रेट लाइन आप बनाएंगे तो थीटा एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो आप एक्स एक्सिस के साथ देखोगे तो पॉजिटिव होगा, और टाइम के साथ कंसंट्रेशन नारे बाबा इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। तो भैया ग्राफ ऐसा ही ठीक है, हाँ ऐसा ही ग्राफ हम लोग बना रहे होंगे। अब जरा सोचो, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लीनियरली डिक्रीज हो रही है तो आपको क्या लगता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का ग्राफ टाइम के साथ अगर ड्रॉ किया जाए, यहां देखना पीटी है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये है, यहां टाइम टी है। हम जानते हैं Pt इज इक्वल टू के टी, ये y इज इक्वल टू एम एक्स, हाँ इस टाइप की फॉर्म है। 0,0 से पास हो रहा है इस केस में, कौन 0,0 से कौन पास हो रहा है, ये ग्राफ कंसंट्रेशन Pt वर्सेस T ग्राफ देखना। 0,0 डालो, यहां सेटिस्फाई कीजिए, ग्राफ देखिए ओरिजिन से पास हो रहा है। ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ध्यान से देखो, ओरिजिन से पास हो रहा है। यहां जो थीटा है, यहां जो एंगल है, यहां जो थीटा है, दैट इज लेस देन 90 डिग्री। हाँ ये एंगल 90 डिग्री से कम मिल रहा है, स्लोप पॉजिटिव मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, टेन थीटा के इक्वल है, और के अगर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, हाँ रेट कांस्टेंट कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये अगर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो भैया इस केस में थीटा तो लेस देन 90 डिग्री ही होगा। बोलो सच्चाई है कि नहीं, इस बात में पूरी सच्चाई है। चले आगे, फिर आगे देखिए, आगे में बात करनी होगी हाफ लाइफ टाइम के ग्राफ की। अगर आप T 50% वर्सेस कंसंट्रेशन R नोट, ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे होंगे, आप जानते हैं T 50% इज इक्वल टू R नोट बाई 2K, मतलब 0,0 से ये स्ट्रेट लाइन भी पास हो रही होगी। ये भी y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की फॉर्म है, y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की फॉर्म है। 0,0 से स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, देखिए स्ट्रेट लाइन 0,0 से पास हो रही है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा है, स्लोप m tan थीटा के इक्वल है, और ये स्लोप m कितना मिल रहा है, 1/2 के मिल रहा है। ये स्ट्रेट लाइन 0,0 से पास हो रही है, ये स्ट्रेट लाइन 0,0 से पास हो रही है। स्लोप देखिए पॉजिटिव मिल रहा है, स्लोप देखिए पॉजिटिव मिल रहा है। बोलो ये कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर आपको ये कहानी क्लियर हुई तो आगे चलते हैं। फिर आगे हम यार कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की बात कर रहे होंगे,
आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की बात कर रहे होंगे। देखिए, जीरो रिएक्शन के केस में एग्जाम्पल्स इस प्रकार से हैं। 2HI गैस गिव्स अस H2 प्लस I2। हीट करेंगे तो H2 प्लस I2 मिल रहा होगा, H2 प्लस I2 मिल रहा होगा, ठीक है। गोल्ड सरफेस पर हीट किया जाए, है ना, ऐसा होगा। और 2NH3 गैस हीट किया जाए आयरन सरफेस पर, तो N2 प्लस 3H2 ये मिल रहा होगा। Decomposition of gases on metal surface at high concentration or high pressure follow zero reaction। ध्यान से नोट कर लो, decomposition of gases on a metal surface at high concentration or pressure follow zero order kinetics, ठीक है ना। क्या होगा? follows zero order kinetics, follow zero order kinetics। क्यों जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो हो रही होगी? क्योंकि यार जो सरफेस है, द सरफेस इज ऑलरेडी सैचुरेटेड एट हाई कंसंट्रेशन, है ना। ये सरफेस ऑलरेडी क्या होगा? सैचुरेटेड होगा, ओवर पॉपुलेटेड होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल ऑलरेडी बैठे होंगे। अगर हाई कंसंट्रेशन, इसके बाद कंसंट्रेशन का वेरिएशन हो रहा है, एक कंसंट्रेशन के बाद अगर कंसंट्रेशन का वेरिएशन हो रहा है तो सरफेस मॉलिक्यूल्स को अनऑक्यूपाइड नहीं मिलेगा। दिस इज ऑलरेडी सैचुरेटेड। अगर ऑलरेडी गैस के मॉलिक्यूल इस सरफेस के साथ इंटरेक्शन में है, ऑलरेडी गैस के मॉलिक्यूल इस सरफेस के साथ इंटरेक्शन में है और आने वाले मॉलिक्यूल्स के लिए सरफेस खाली है ही नहीं, मतलब और कितने मॉलिक्यूल डालते जाओ, रिएक्शन की रेट चेंज होगी नहीं। तो ऐसे केस में क्या और ज्यादा कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर रिएक्शन की रेट वेरी हो रही है, कंसंट्रेशन चेंज करने पर नहीं हो रही है। एक लिमिट तक ही तो वेरी होगी। पॉपुलेशन ऑफ सरफेस पर मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज करते जाएंगे, रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो रही होगी, और मॉलिक्यूल्स डालते जाएंगे, रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो रही होगी। एक लिमिट तक ही तो ऐसा होगा। जब सरफेस पूरा कवर्ड होगा, कोई जगह बची नहीं होगी, और मॉलिक्यूल डालोगे, बाबा रे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और मॉलिक्यूल डालोगे, जब तक सरफेस के साथ मॉलिक्यूल इंटरेक्शन में नहीं है तब तक डिकम्पोजिशन नहीं होगी, मतलब कंसंट्रेशन वेरी करने पर रिएक्शन की रेट वेरी नहीं होगी। ऐसा है, मतलब मॉलिक्यूल यार जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। इसी के साथ यार हमने थ्योरी पार्ट को फिनिश कर लिया है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, हमने जीरो रिएक्शन के थ्योरी पार्ट को फिनिश कर लिया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। उम्मीद है सारे फॉर्मूलाज आपने यार अंडरस्टैंड किए होंगे। अब ढेर सारे क्वेश्चन से आपकी मुलाकात हुई है। याद देखिए, फॉर जीरो रिएक्शन ए गिव्स अस टू बी द रेट कांस्टेंट इज गिवन, कंसंट्रेशन इज गिवन, व्हाट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 2 days। 2 दिन के बाद ए की कंसंट्रेशन आप बता दो। बिल्कुल आसान है। कैसे? देखिए ऐसे अप्लाई कीजिए, ए नोट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। 2 दिन के बाद बात करनी है। 2 दिन में कितने आवर्स होंगे? एक दिन में 24 आवर्स हैं, तो 2 दिन में इतने आवर्स होंगे। कितने मिनट्स होंगे? इतने अगर आवर्स होंगे, ठीक है ना, इतने आवर्स होंगे तो मिनट कितने होंगे? 1 आवर में 60 मिनट है, तो इतने आवर्स में इतनी मिनट्स होंगी, तो इसको 60 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। और देख लो, ए की कंसंट्रेशन 0.1 होगी। हाँ, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 होगी। टाइम टी पर कितनी होगी? देख लेंगे टाइम टी पर कितनी होगी। के की वैल्यू क्या है? 2 × 10⁻⁻⁶ है के की वैल्यू।
तो यहां से 80 कितना मिलेगा, यहां से 80 हमें मिल रहा होगा 0.1 माइनस देखिए बहुत छोटी क्वांटिटी माइनस हुई है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। 10⁻⁻6 है, यहां पर इसकी खोपड़िया में -6 है। देखिए यहां देखिए 10⁻⁻6 है और इसकी खोपड़िया में -6 है, मतलब ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, यानी यहां से टाइम टी पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0.099 मिल रही है। हाँ, काफी कम मिल रही है, ऐसा ही कुछ होगा, फाइंड करके देखो, मुझे लगता है ऐसा ही कुछ होगा। तो फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर है। सेकंड पार्ट देखिए, व्हाट इज इनिशियल हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, मतलब T50% को हमें फाइंड करना है। R नोट बताइए कितना है, इनिशियल कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 है, डिवाइडेड बाय 2K, के आपके सामने 2 × 10⁻⁻6 के है। और आपको बता दूं K की यूनिट देखकर ही ऑर्डर का पता चल पाया है। हाँ, देखिए यहां K की यूनिट से भी हमें ऑर्डर का पता चलता है। वैसे ऑर्डर यहां तो दिया है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में ऑर्डर ना दिया हो, है ना, यहां तो ऑर्डर दिया है। तो ऐसे केस में यार K की यूनिट से हम लोग शानदार अंदाज में ऑर्डर का पता लगा पाएंगे। बोलो कहानी क्लियर है? तो यहां देखिए 10⁻⁻5 ऊपर मिलेगा, नहीं 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो 10⁻5 ऊपर मिल रहा होगा। 4 से डिवाइड किया तो 100 × 10⁻3 डिवाइडेड बाय 4, मतलब ये मिल जाएगा 25। हाँ, ये 25, मतलब हमें यहां से आंसर मिल जाएगा 2.5 × 10⁻4 मिनट्स, ठीक है ना। ये मोलर मिनट है ना, इस यूनिट के साथ दिया है। और मुझे लगता है यहां पर यार मिनट -1 होना चाहिए। आपको लगता है यहां पर मिनट -1 होना चाहिए? हाँ, मिनट -1 होना चाहिए। तो इतने मिनट्स इसका फाइनल आंसर होगा। आवर्स में, डेज में कन्वर्ट करना है, तो पहले क्या करोगे, पहले इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर रहे होगे, और फिर डेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको 24 से डिवाइड कर देंगे। आगे देखिए, इन व्हाट टाइम रिएक्शन विल कंप्लीट, रिएक्शन कंप्लीशन टाइम कैसे पता चल रहा होगा? भैया रिएक्शन कंप्लीशन टाइम ऐसे पता चल रहा होगा, रिमेनिंग कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी, रिमेनिंग कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी, तो T 100% और रिएक्शन कंप्लीशन टाइम मिल जाएगा। तो टाइम T पर, किसी टाइम T पर अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी ही नहीं, 0 हो जाएगी, तो कंप्लीशन टाइम यहां से मिल जाएगा। T 100% हम यहां से लिखने में कामयाब हो जाएंगे। तो देखना T 100% रिएक्शन कंप्लीशन टाइम इंटू K, K कितना है, 2 × 10⁻⁻6 है, ठीक है, ये K है, इज इक्वल टू A नोट, और इनिशियल कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 है। तो यहां से T 100% हमें मिल जाएगा, ये 10⁻⁻5 होगा, और उधर जाएगा तो देखना T 100% क्या मिलेगा, 2 × 10⁻⁻5 उधर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 10⁻5, 100 × 10⁻3, 2 से डिवाइड करेंगे 50 हो जाएगा, मतलब 5 × 10⁻4, 4 0 आएंगे, ठीक है। इतने मिनट्स इसका आंसर होगा। हाँ, इतने मिनट्स आपको यार रिएक्शन कंप्लीशन टाइम मिल जाएगा। अरे वाह, जीरो ऑर्डर के केस में रिएक्शन कंप्लीशन टाइम ऐसे निकलेगा, और क्या, रिमेनिंग कंसंट्रेशन को 0 डाल दोगे, हाँ रिएक्शन कंप्लीट हो गई, रिमेनिंग कंसंट्रेशन को 0 डाल दोगे, तो रिएक्शन कंप्लीशन टाइम आप यार फाइंड कर लोगे। आगे देखिए, एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने, इन द फॉलोइंग रिएक्शन A gives us B, rate constant is given, what is the concentration of B after 10 and 20 minutes if we start with 10 molar of A? 10 मिनट और 20 मिनट के बाद A की कंसंट्रेशन क्या रही होगी? देखना इसका सॉल्यूशन क्या होगा, A0 - AT इज इक्वल टू KT। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, 10 मिनट्स और 20 मिनट्स यहां पर डाल रहे होंगे, इससे आंसर आ जाएगा। देखना A0 - AT, ये तो फाइंड करना, A0 क्या है, 10 मोलर है,
हाँ 10 मोलर के साथ स्टार्ट किया है और AT हमें फाइंड करना है। K की वैल्यू हम जानते हैं 1.2 इंटू 10⁻²। टाइम 10 हो तो क्या आंसर होगा, 20 हो तो क्या आंसर होगा, दोनों को यहां साथ में देख लेंगे। 10 - 80 कब, जब टाइम हो 20, जब टाइम हो 20। तो यहां से देखिए जो 80 हमें मिलेगा, जो 80 हमें यहां से मिलेगा, दैट विल बी 10 माइनस 1.2 इंटू 10, 12 हो गया, ठीक है। 12 इंटू 10⁻², 12 इंटू 10⁻², इतना हो जाएगा। मतलब ये होगा 0.12, 0.12 10 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9.10 में से 0.12 माइनस किया तो ये हो जाएगा 9.88। हाँ 9.88 होगा ये। क्लियर है बात, इतना मोलर। यहां देखिए कंसंट्रेशन 80 20 मिनट के बाद कितनी होगी, 20 मिनट के बाद कितनी होगी, क्या देखना, 10 माइनस 0.24, 10 माइनस 0.24 मतलब कंसंट्रेशन 80 20 मिनट के बाद ये हो जाएगी 9.76 हो जाएगी, 9.76 मोलर हो जाएगी। बोलो क्लियर है। 10 मिनट के बाद इतनी हो जाएगी, 20 मिनट के बाद 80 कंसंट्रेशन इतनी हो जाएगी। इस पर 10 मिनट और 20 मिनट के बाद यार क्या कंसंट्रेशन मिल रही होगी, ये लिखने में कामयाब हो गए। आगे देखिए, शानदार डेटा दिया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के, ये डेटा दिया है। अब आप देखकर कैसे बताओगे, जीरो ऑर्डर की बात है। पिछले केस में तो आपने देखकर इसलिए बता दिया था, इसकी जो यूनिट है देखना, आप जानते हैं यूनिट ऑफ के से शानदार अंदाज में आइडिया लगाया जा सकता है। मोल 1 - n, लीटर n - 1, टाइम -1, यहां से शानदार अंदाज में आइडिया लगाया जा सकता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का केस है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का केस है, n 0 है तो यहां पर n को 0 डालेंगे तो मोल पर लीटर, n को 0 डालेंगे मोल पर लीटर मतलब मोलर, मोल पर लीटर मतलब मोलर, मिनट -1 मतलब टाइम -1, ठीक है। तो यहां से आइडिया हो गया कि n को 0 ही डाला गया है, तब जाकर यार ये देखना यूनिट मिल रही है, ऑर्डर इसका क्या है, 0 है। लेकिन इस केस में क्या करेंगे, सोचिए इस केस में क्या करेंगे, यहां तो आपको पता ही नहीं है ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर का पता लगा लेंगे। कैसे पता लगा लेंगे, ऐसे टेबुलर फॉर्म में डेटा दिया हो तो कैसे पता लगा लेंगे। इफ वैल्यू ऑफ k will be same in different time interval, then we can say that reaction follows that particular order for which formula of k is used, जिस ऑर्डर के लिए k का फॉर्मूला यूज किया गया है, ठीक है ना। और वह k के फॉर्मूला को यूज करने से डिफरेंट टाइम इंटरवल में यार रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम मिल रही है, वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। जैसे अगर हम हीट एंड ट्रायल मेथड से चलें और 0 से 1 मिनट तक हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करें, KT इज इक्वल टू R0 माइनस RT, 0 से 2 मिनट तक अगर हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करें, KT इज इक्वल टू R0 माइनस RT, तो देखना जरा, यहां से मान लेते हैं k की वैल्यू k1 होगी, यहां से k की वैल्यू k2 होगी। आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपको शानदार अंदाज में k1 k2 बराबर मिल जाएंगे, हेंस ऑर्डर विल बी जीरो। इसको हीट एंड ट्रायल अप्रोच बोलते हैं। दिस अप्रोच इज कॉल्ड
हीट एंड ट्रायल अप्रोच। तो इस प्रकार से हीट एंड ट्रायल अप्रोच से भी यार ऑर्डर का पता लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही सुना आपने, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। तो यार कुछ भी लगा दो, श्याम दाम दंड भेद कुछ भी लगा दो, क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। ठीक है, कहानी क्लियर है। डेटा अगर आपको यकीन ना हो तो पुट करके देख लो, यकीन ना हो तो पुट करके देख लो। 0 से 1 इस टाइम में देखना, कंसंट्रेशन इनिशियल 0.10 है, यहां 0.09 है, और टी कितना है, T1 है, T2 है ना, T2 है, कंसंट्रेशन 0.1 है, यहां देखिए 0.08 है, 0.1 माइनस 0.08 है ना, इसको माइनस करने के बाद क्या मिलता है, 0.02 मिलता है, हाँ ये तो मिलेगा। और अगर 0.1 में से 0.08 को माइनस करने के बाद 0.2 मिलता, 2 से डिवाइड करो, K2 कितना मिलेगा, 0.01 मिलेगा। और यहां से देखना K1 कितना मिल रहा है, 0.01 मिल रहा है, तो सेम तो है, हाँ बिल्कुल सेम है, बात बिल्कुल सही बोली है। तो इस प्रकार से हीट एंड ट्रायल मेथड से भी इस क्वेश्चन का समाधान निकाला जा सकता है। क्लियर है बात, आगे देखिए, ये वाला देखिए पहले, ए सर्टेन सब्सटेंस A is mixed with equimolar quantity of B at the end of an hour, 1 घंटे के बाद A is 75% reacted, calculate time when A is 10% unreacted। 75% रिएक्ट हो जाए, है ना, इसको मिक्स किया गया दूसरे सब्सटेंस के साथ, गिवन दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0, मतलब इसके रिस्पेक्ट में हमें 0 ऑर्डर मानना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा भैया, 0 ऑर्डर का फॉर्मूला लगा दो। पहले जब 75% ये रिएक्टेड है तो कितना बचा है, 25% बचा हुआ है, तो यहां तो भैया रिमेनिंग कंसंट्रेशन आएगी, 25% बचा हुआ है, बची हुई कंसंट्रेशन 25% ये होगी इनिशियल कंसंट्रेशन का, तब हम T75% लिख पाएंगे इस प्रकार से, R0 माइनस RT इज इक्वल टू KT। T75% का मतलब है वह टाइम जिसमें 75% रिएक्टेंट रिएक्ट हुआ है, मतलब 25% बचा है। क्लियर है बात। अब देखिए, अब देखिए इक्विमोलर क्वांटिटी इनकी रिएक्ट हुई है और 1 घंटे में ऐसा कारनामा हुआ है, 1 आवर में काम हुआ है, 1 आवर में काम हुआ है। 10% अनरिएक्टेड हो तो टाइम बता दो, 10% अनरिएक्टेड हो मतलब इतना अनरिएक्टेड हो, हाँ यहां अनरिएक्टेड कंसंट्रेशन ही मेंशन करनी होगी, इसके कोरस्पोंडिंग T10% हमें फाइंड करना होगा। क्या करना है, रेशियो ले लो भैया, फालतू चीजें कैंसिल हो जाएंगी, इसको फाइंड करना है, फालतू चीजें कैंसिल हो जाएंगी, K से K कैंसिल हो रहा है, यहां देखना A0 है, हाँ A0 है, A0 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 ये कैंसिल हो जाएगा, A0 का ही तो 25% यहां लेना होगा, हाँ 25% ये रिमेनिंग होगा, और A0 का ही तो 10% लेना होगा, 10% ये रिमेनिंग होगा, तो ऐसे ही तो लिखना होगा 25 इंटू A0 बाय 100, 10 इंटू A0 बाय 100, ऐसे तो लिखना होगा। A0 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 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, K से K कैंसिल हो जाएगा, ये मिल रहा होगा 75 बाय 100, ये मिल रहा होगा 90 बाय 100, है ना, इज इक्वल टू 1 बाय T10%, है ना, 1 बाय T10%, ये इतना मिल रहा होगा। 100 से 100 कैंसिल हुआ, 100 से 100 कैंसिल हुआ, या देखना 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 8 जा 40, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, T10% इज इक्वल टू 1.2 आर, 6 बाय 5 मतलब 1.2 आर, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर मिल रहा होगा। तो इस प्रकार से अगर हमें एक ही रिएक्शन के केस में एक डेटा दिया, डेटा का सेट दिया हो और दूसरी कोई क्वांटिटी अननोन जो है ये फाइंड करनी हो, तो 2 बार फॉर्मूला आप लगा लेंगे, ठीक है ना, रेशियो लेने पर जो फालतू चीजें कैंसिल हो जाएंगी और जो भी अननोन होगा मिल जाएगा। काहे को आप इतनी टेंशन ले रहे हो, जो नोन होगा ये आपको मिल जाएगा।
In the case of zero order reaction, देखिए in the case of zero order reaction, the ratio of time required for 75% completion to 50% completion is, देखिए दो बार अप्लाई करना हमें। K इंटू टी 50% के लिए क्या करना होगा, आर नोट माइनस आर नोट इंटू 50/100। ये हम कर भी चुके हैं, यहां से फॉर्मूला भी हम जानते हैं क्या मिलता है, बट फिर भी फॉर्मेलिटी हमने कर ली है। टी 75% के लिए क्या करना होगा भैया, यहां आएगी रिमेनिंग कंसेंट्रेशन। अगर 50% कंज्यूम हो गया तो 50% ही तो रिमेनिंग है। 75% अगर ये कंज्यूम हो गया है तो 25% रिमेनिंग है, तो आर नोट इंटू 25/100 ये आएगा। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आर नोट आर नोट आर नोट आर नोट ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, के से के कैंसिल हो रहा है, ठीक है। रेशियो निकालना है, टी 75% बाय टी 50%, ये निकालना है, रेशियो लेना है, रेशियो लेना है। तो देखना 1 माइनस 25/100 ये होगा 0.75, ठीक है। 1 माइनस 0.5 ये होगा 0.5। यहां से 25 3 जा 75, 25 2 जा 50, ये 1.5 हो गया, यानी आंसर ये आ गया। T 75% बाय T 50% विल बी इक्वल टू 1.5। आंसर ये मिल रहा होगा। क्लियर हुआ है? अब आगे देखिए, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ केमिकल चेंज हैविंग log T 50% वर्सेस लोग कंसेंट्रेशन कर्व। इस टाइप का कर्व हो, ऐसे केस में आपको क्या फाइंड करना है, ऐसे केस में आपको ऑर्डर फाइंड करना है और रेट कांस्टेंट के भी फाइंड करना है। देखिए जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास है भी क्या, यही है। तो एक बार लिख कर देखिए इसको, एक बार इसको लिख कर देखिए, ठीक है ना। दोनों तरफ लोगरिथम अप्लाई करके देखो एक बार, देखते हैं। यही फॉर्मूला हमारे पास है तो सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट करेंगे, और कुछ तो है नहीं हमारे पास, ठीक है ना। सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। दोनों तरफ लोगरिथम लेंगे तो log r नोट इंटू ये 1/2k है। तो आप जानते हैं log m इंटू n को लिखा जा सकता है log m प्लस log n, इस प्रकार से, ठीक है। तो दोनों तरफ लोगरिथम अप्लाई करेंगे तो log t 50% इज इक्वल टू log r नोट प्लस क्या मिल रहा होगा, log 1/2k, 1/2k, यही तो मिल रहा होगा। लेकिन यहां पर कमाल की बात ये y इंटरसेप्ट नहीं है, ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप की फॉर्म है, लेकिन y इंटरसेप्ट नहीं है, ये तो ओरिजिन से पास हो रही। ऐसा भी तो हो सकता है log के अंदर ये जो कार्यक्रम है ये 1 हो। हाँ, ऐसा तो तभी होगा अगर जीरो ऑर्डर फॉलो हो रहा है और log के अंदर जो 1/2k है, ये 1/2k अगर 1 के इक्वल हो जाए तो log 1 क्या होगा, 0। log 1 क्या होगा, log 1 0 होगा। y इंटरसेप्ट नहीं मिल रहा होगा, है ना, यही बोल सकते हैं 0 मिल रहा होगा यहां पर। तो जरूर यार 1/2k 1 के इक्वल होगा, मतलब k 0.5 के इक्वल होगा। ऑर्डर है 0, ऑर्डर है 0, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है 0, और जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला लगाते हैं तो k है 0.5। जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला लगाते हैं, जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला लगाते हैं तो k कितना है, 0.5 है, k है 0.5, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर फर्स्ट ऑर्डर के बारे में तो हमें पता नहीं है। भैया फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला आ जाए तब लगाकर देखना, है ना। ये वाली कहानी सेट बैठेगी नहीं। और देखना है यहां पर एक और बात, स्लोप कितना है, यहां पर 1 है, और यह एंगल देखना 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। हाँ, ये वाली बात भी, स्लोप वाली बात भी फिट बैठ रही है। ये तमाम बातें फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए जब t 50% लगाएंगे, t 50% का फॉर्मूला लिख रहे होंगे, दोनों तरफ लोगरिथम ले रहे होंगे, तो बात ये सेट बैठेगी नहीं। ये बात सेट केवल और केवल जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में बैठेगी, तो इसलिए ऑर्डर 0 होगा। और k की वैल्यू कितनी होगी, k की वैल्यू 1/2 होगी। अरे शानदार क्वेश्चन है यार, मजेदार है, नोट कर लेना।
कर लिया नोट आपने? चलिए फिर इसी के साथ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की प्रैक्टिस हमारी कंप्लीट हो गई है। केमिकल काइनेटिक्स में हमने जीरो ऑर्डर को जान लिया, पहचान लिया है। ये कार्यक्रम हमारा यहां पर फिनिश हो गया है। अगले लेक्चर में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जैसा पैटर्न रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने से, जैसा मैंने महसूस किया है, मेरा पढ़ाने का तरीका तो कुछ वैसा ही है। ठीक है, तो यार आपका काम आसान बनाने के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को बताने के लिए हाजिर रहूंगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लेक्चर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बार बार बोल रहा हूँ, किसी को नेक्स्ट लेक्चर मिस नहीं करना है। कोई बड़ी बात नहीं है। अगली क्लास का जो भी काम होगा उसको फिनिश करने के बाद आपका जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसमें केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया फर्स्ट ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। ये बात आप अपने सीने में, आप अपने दिमाग में डाल दीजिए। चले फिर, काफी आज के लिए, हाँ आज के लिए। बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।